मेडिटेशन यानी ध्यान का पाठ नियोजन कैसे किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, इनकी विशेषता ध्यान की क्या है, एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में है। तो पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं। जैसा कि ध्यान के बारे में हम लोग जानते हैं, ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। हालांकि शारीरिक ऐसा नहीं कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, शारीरिक पक्ष भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये बेसिकली एक मानसिक क्रिया है मेडिटेशन, जिसमें जिसका उपयोग चेतना की अवस्था को बदलने में किया जाता है। जैसे कि आपका ध्यान अगर अभी किसी और चीज पर है, कहीं बाहर है, आप यहाँ बैठे हो, आपका लंदन में ध्यान है, आपका मुंबई में ध्यान है, आपके रिश्तेदार कहीं रहते हैं वहां ध्यान है, या आपके बच्चे कहीं हैं, उस पर ध्यान है। तो आपके अभी जो आपके मानसिक स्थिति कहीं और है, ध्यान मतलब आपकी चेतना का स्तर कहीं और है, उस चेतना को स्तर को चारों तरफ से हटाकर किसी एक जगह पर हम फोकस करते हैं। तो चेतना की अवस्था को हम बदलने का काम करते हैं ध्यान के दौरान। ये सिंपल सा इसका आप डेफिनेशन कह सकते हो। उसके बाद है, क्या ध्यान या यौगिक अभ्यास धार्मिक अभ्यास का अंग है? सच तो यही है कि जो हमारे योग जो ये निकला हुआ है, वो हमारे वेदों से निकला है, उपनिषदों से निकला हुआ है तो ये धार्मिक अंग ही, पूरी तरह से ये धार्मिक अंग है। लेकिन आधुनिक युग में आजकल जबकि इसको योग को अपना लिया गया है, योग दिवस मनाया जाता है, पूरा विश्व इसका फायदा लेना चाहता है, इसको धार्मिक से अलग करके चिकित्सा पद्धति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक हो, चाहे मानसिक है या शारीरिक प्रॉब्लम है, हम उसके लिए इस योग का इस्तेमाल करेंगे। तो धार्मिक से निकाल करके इसको चिकित्सा पद्धति के तौर पर अपनाया जा रहा है आज आधुनिक काल में। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर दूसरे धर्म वाले भी अपनाते हैं तो उनका धार्मिक सिद्धांत इससे प्रभावित नहीं होता है, तो उस लेवल तक वो योग को अपनाते हैं। जैसे ईरान में है, उन्होंने खेल के रूप में योग को वो लेते हैं, वो स्पोर्ट्स की श्रेणी में योग को रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में योग को धार्मिक श्रेणी में रखते हैं, आध्यात्मिक श्रेणी में रखते हैं। यहाँ योग का उच्च स्तर हमारा चलता है। तो योग का जो उच्च स्तर हमारा हमारे दिमाग में, हमारे मनोमस्तिष्क में है, उसमें कई जो पार्ट हैं, जैसे पातंजल योग सूत्र में अष्टांग बताया गया है, घेरन संहिता में साप्तांग है, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग का है, वो अलग अलग अंग बताए गए हैं। उसी में से एक अंग जो इम्पोर्टेंट है वो है ध्यान का। ध्यान का अंग बहुत उच्च स्तर का माना जाता है। और हालांकि वैसे सभी अंग जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के बिना, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खत्म होता सब प्रतीत होता है। उसी में ध्यान का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। अब हम लोग ध्यान की विशेषताएं एक बार देखते हैं कि ध्यान की क्या क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं कि ध्यान के दौरान शरीर और मन को गहरा विश्राम मिलता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो शरीर भी हमारा रिलैक्स हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है, हमारा मन भी बड़ा स्थिर होना शुरू हो जाता है। अब योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में ये बताया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं। 20 से 30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है। अगर आपने 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप अब मेडिटेशन करते हो, तो आप जो श्वास ले रहे थे, जितने श्वास की आपको जरूरत थी, उस दौरान शरीर को श्वास की जरूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि शारीरिक क्रिया उतनी नहीं होती है, इसीलिए श्वास की जरूरत कम पड़ती है, तो हम प्राण वायु कम ग्रहण करते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये कि 6 से 7 घंटे की निद्रा से जो काम होता है वो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के ध्यान मेडिटेशन से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए वो दे देंगे 30 मिनट के ध्यान से, ध्यान करने से कितने घंटे की नींद के बराबर उसका असर होता है। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस पुस्तक में 6 से 7 घंटे की निद्रा की तुलना 20 से 30 मिनट के ध्यान से की गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें, मन ही मन 2 से 3 बार रिपीट करें, क्योंकि ये चीज आपको रटनी होगी। और अभी अगर 3 से 4 बार हम लोग ध्यान दे करके रिपीट कर ले मन ही मन, तो ये याद हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने बनाकर रखा हुआ है। अगला है, हृदय गति और श्वसन गति घटती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हार्ट बीट जो है हमारा वो कम हो जाता है,
श्वास जो तेज अगर किसी की चल रही होती है तो श्वास तेज गति से धीमी गति हो जाती है, श्वास रिलैक्स हो जाता है पूरा। ये मेडिटेशन के गुण हैं, उनकी विशेषता है। परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव हो जाता है। परानुकंपी प्रभाव क्या है, हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको पढ़ेंगे, लेकिन वहां हम इंतजार इतना नहीं कर सकते कि कब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर ये शब्द आ गया, अगर इसको ना बताया जाए कि परानुकंपी क्या होता है तो हमें फायदा नहीं होगा इसको पढ़ाने का। इसलिए थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर 2-3 मिनट के लिए हम लोग आते हैं। देखिए, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, एटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो प्राणायाम के लिए इसी पुस्तक में पढ़ा था। प्राणायाम का असर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी देखते हैं। जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनमस वाला पार्ट है आपका, इसमें क्या होता है कि जो नर्व से सीधे ब्रेन से जो नर्व निकलता है वो डायरेक्ट अंगों को सूचना प्रदान करता है, उस पर उसका अधिकार होता है। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की विशेषता थोड़ा सा मैंने बताया है, बाकी डिटेल उसमें देखें। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी आप समझ जाएंगे कि ये इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है। तो ये आपके ऑटोनमस नर्वस सिस्टम में होता है। जैसे सपोज कीजिए आपने अचानक से सांप को देख लिया, आपके सामने अचानक से सांप हुआ, तो क्या हुआ, ब्रेन ने तुरंत मैसेज दिया आपको कि आपके सामने सांप है, क्या कर रहे हो, भागो वहां से। या तो दो चीज होगी, या तो फाइट करेंगे आप या फ्लाइट करेंगे। तो आप फाइट के लिए अगर आपके पास स्थिति है, डंडे हैं, कुछ है, तो आप सांप को मारोगे। या नहीं, अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आप स्थिति में हो नहीं, तो आप क्या करोगे, आप भाग जाओगे। तो ये कौन बताता है किस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये ऑटोनमस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें भी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसी चीजें जिसमें भय हो जाए, जिसमें क्रोध हो जाए, जिसमें क्रिया हो जाए, हमें दौड़ना है, भागना है, उत्तेजना हो जाए, ये सब क्रिया मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो अगर आपको भय हो जाए, क्रोध हो जाए, उत्तेजना हो जाए, आप रनिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका एक्शन हो रहा है। और एक्शन होगा तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जब एक्शन करेंगे हार्ट बीट बढ़ेगी। आग की पुतलियां भी कई बार कोई चीज अचानक से देखते हैं तो आग की पुतलियां अपने आप फैल जाती है। ये इसमें इसके गुण हैं, इसके कैरेक्टर आप कह सकते हो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में ये होता है। तो कार्य भय क्रोध में श्वास की गति बढ़ जाती है। ये सिंपल चीजें हमने पढ़ ली, बस इतनी अभी पढ़नी है, बाकी डिटेल और हम लोग पढ़ेंगे जब इसको, इस सिस्टम को पूरा गुलशन जी पढ़ाएंगे तो। अब उसी के उल्टा होता है, जो इसका दूसरा पार्ट है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें भय क्रोध उत्तेजना है, कार्य है, तो उसमें विश्राम होता है, शांति होती है। यानी कि शांति और स्थिरता से संबंधित है, यानी विश्राम से संबंधित है। इसमें क्या होता है, आग की पुतलियां जो आपकी फैली हुई थी, चूंकि मन शांत हो रहा था, आग की पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ती हैं इस स्थिति में। अब अगला है हार्ट बीट। इसमें जब आपकी क्रिया नहीं हो रही है, आप और शिथिलता आपके अंदर आ रही है, आप बिल्कुल ध्यान कहीं एक जगह पे लगा रहे हो आप, तो हार्ट बीट कम होता है, स्लो हार्ट बीट हो जाता है। हार्ट बीट अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो आप जैसे जैसे रिलैक्स होने लग जाते हैं तो श्वास की जरूरत भी आपके शरीर को कम पड़ती है। जैसे आप भागोगे तो भागने के दौरान आपकी शरीर क्रिया कर रही है, ऊर्जा की खपत हो रही है, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। यहाँ आपकी ऑक्सीजन की खपत ही कम हो रही है, तो आपको ब्रीदिंग की भी जरूरत कम होगी, तो श्वसन आपका धीमा हो जाएगा। तो अब ये साइंटिफिक तरीके से आपने समझा कि क्यों जो है मेडिटेशन में ऐसा होता है और किस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया है परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव होना शुरू हो जाता है। उसके यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किन्हीं को तो बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा साइंस वाला पोर्शन आ गया। किन्हीं कोई कंफ्यूजन?
ठीक है, जवाब में आया, इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद है ध्यान से यानी मेडिटेशन से दुश्चिंता घटती है। जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होना शुरू होता है, उसकी अवस्था पहुंचनी शुरू होती है, उसकी तरफ झुकाव होना शुरू होता है, तो आपकी चिंताएं, आपका तनाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन से मन शांत होता है, और मन शांत होने से क्या होगा, आपकी चिंताएं कम होंगी। अब एक और पॉइंट आया हुआ है, ईईजी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। तो ईईजी जो है वो ब्रेन में जिनको कोई दिक्कत होती है, गुस्सा बहुत आता है या ब्रेन से संबंधित कोई समस्या होती है, उनका ईईजी कराते हैं डॉक्टर। तो ईईजी इस पे क्यों आ रहे हैं उसका भी बता देता हूँ। कहते हैं कि जब ध्यान की अवस्था में जब आप ईईजी करते हैं, अगर किया जाए, तो पता चलता है कि आपके ब्रेन में अल्फा वेव पैदा हो रही है, यानी अल्फा वेव बढ़ना शुरू हो जाता है, और बीच बीच में थीटा तरंगे भी पैदा होती हैं। तो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार पूछा गया था उससे योग निद्रा से जोड़ करके, शायद कुछ इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मेडिटेशन की अवस्था में ब्रेन के अंदर कौन सी तरंगे पैदा होती है, कौन सी तरंगे बढ़ जाती है। तो अल्फा वेव बढ़ जाती है, साथ साथ बीच बीच में थीटा तरंगे भी आती है। यानी अगर अल्फा और थीटा है तो अल्फा वेव ज्यादा है, थीटा वेव बीच बीच में आ रही है। ये मेडिटेशन की अवस्था में होता है। अब ईईजी क्या होता है, एक लाइन में इसको समझ लेते हैं। ईईजी से क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल जो पैटर्न है, जो वेव को मापता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ईईजी के द्वारा। तो ये एक जांच की विधि है। ठीक है, यहां तक भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। तो इंपॉर्टेंट इसमें था अल्फा वेव और थीटा वेव। ठीक है, जानकी भदौरिया जी, मेडिटेशन में कौन सी वेव निकलती है, ब्रेन में बढ़ती है? जल्दी बताइए, इतना समय मत लीजिए। जानकी भदौरिया जी, सकारात्मक। कौन सी वेव, एक कौन मिनट। सी वेव, वेव की तरंगे कौन सी निकलती हैं? अल्फा और थीटा। सॉरी सॉरी। जानकी जी बोलिए, अल्फा, अल्फा वेव बढ़ती है, बोलिए। अल्फा और अल्फा और थीटा, अल्फा और वो थीटा, था के बाद थीटा। था आता है थीटा, टा, थीटा। थीटा। तो ज्यादा कौन होता है जानकी जी? अल्फा। अल्फा और थीटा। तो अल्फा थीटा में ज्यादा कौन होता है? अल्फा। 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 ठीक है, सिमरन जी कौन सा ज्यादा होता है? अल्फा। अल्फा ज्यादा होता है। बहुत अच्छा। देखिए, नहीं आ रहे, हो सकता है अभी ध्यान कहीं और होगा, इसीलिए बीच में क्वेश्चनिंग की जरूरत थी। तो उससे क्या हुआ, और भी लोगों को और क्लियर हो गया। तो जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं उनका तो बहुत अच्छा क्लियर होता है। यहाँ पे हम ना जाने और नहीं जानने की वजह से हम करेक्ट कर लेंगे उसको, क्योंकि बाद में एग्जाम में करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। अब कहते हैं ध्यान के दौरान कौन कौन सी सावधानी आप बरतेंगे। तो सावधानी बरतना है, देखिए अभी ऊपर कहा गया 20 से 30 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, तो 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर हमें उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है एक तरीके से। तो अब 20 से 30 मिनट सब लोग तो अभ्यास नहीं कर सकते, सब लोग 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। हर आदमी की क्षमता अलग अलग हो सकती है, और आजकल के आधुनिक युग में तो और ज्यादा इसमें वेरिएशंस होते हैं। पहले के जमाने में गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, तो उस समय माहौल एक होता था, सब एक साथ रहते थे बच्चे, तो सबकी क्षमता बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज तो किनका क्या जॉब है, किनकी क्या परिस्थिति, किनके घर में क्या चल रहा होता है, इस इन परिस्थितियों और शारीरिक कौन सा कष्ट है, नहीं है, तो सबकी क्षमता 20 से 30 मिनट ध्यान करने की नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे लोग जो खाना बना रहे हो भी, जो खाना खा रहे हो भी, और जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, तीनों टाइप के लोग अभी क्लास में मौजूद है। तो 20 से 30 मिनट का ध्यान हर आदमी नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान कराना भी हानिकारक हो सकता है, ये योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक कहता है। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप योग शिक्षक बनने वाले हैं, और आप ये सोचें कि नहीं ज्यादा मेडिटेशन कराने से तो मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। अब वो 5 मिनट से ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, 10 मिनट से ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, और आप उसको आधा घंटा बिठा दिए, और इरिटेट हो जाएगा वो आदमी। ये साइकोलॉजी में जब पढ़ेंगे उसमें बताया गया है
कि साइकोलॉजी में भी किनको कौन सा ध्यान नहीं कराएं उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर जो मोटा मोटी चर्चा ये है कि जिनकी क्षमता कम है मेडिटेशन करने की उनको कम ही कराना चाहिए, ज्यादा कराने से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ नहीं लागू होगा। हम लोग ये सोचते हैं ना, अधिक अभ्यास कर लेंगे तो वजन कम हो जाएगा, अधिक अधिक मेडिटेशन कर लेंगे वाह हमें तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। ऐसा सब पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ अधिक अभ्यास से अधिक लाभ मिलेगा, ये सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है टीचिंग स्किल्स में, योगाभ्यास के टीचिंग स्किल्स में, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि प्रतिकूल मनोविकार वाले व्यक्ति में, यानी कि जिनका कि मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, चिंता की वजह से या किसी और वजह से, वो मनोविकार वाले व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से काफी लाभ मिल सकता है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जेत, तो ध्यान के अभ्यास से लाभ मिल सकता है, लेकिन कितनी देर तक ध्यान कराना है? तो आप कहेंगे कि भाई उनकी क्षमता देखेंगे कि हो सकता है पुंडलिक जी की क्षमता जो है 5 मिनट ध्यान की हो, कौशल जी की क्षमता 2 मिनट ही ध्यान करने की, उतना ही उनकी कैपेसिटी है, उतना ही ले सकते हैं वो। जानकी जी की ध्यान की क्षमता हो सकता है 10 मिनट या 20 मिनट हो। तो सबकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। अब जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्थिरता उनके अंदर है, मानसिक रूप से भी स्थिर है, शारीरिक रूप से भी वो ठीक है, तो ऐसे लोगों में लंबा ध्यान का अभ्यास शुरू कराना बुद्धिमानी नहीं है। हालांकि यहाँ ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल नहीं कराना है, ऐसी कोई वर्जना नहीं दी गई है, लेकिन आपको एक सावधानी बताई गई है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिनका मानसिक लेवल स्थिर है, उनमें लंबा ध्यान उनको कराने की बहुत जरूरत नहीं है शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद कहा गया इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना है, अभ्यास का मिताचार करना है। मिताहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मिताहार के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कम भोजन करना। कम भोजन का उसमें था मिताहार में, अगर पेट को पूरा भाग माने, आधा भाग भोजन से, 1/4 पानी, 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ेंगे। तो उसका कहने का मतलब है कि जितने शरीर को जरूरत है उतना ही खाओ। सिंपल सा मिताहार का यही था। साथ में उसमें और था कि सुस्निग्ध और मधुर भोजन करना है। उसको अगर भावात्मक सेंस में लिया जाए, ध्यान के अभ्यास से जोड़ते हुए, तो उसका अर्थ ये है कि आप जो ये समस्याएं हैं कि किसको कितना कराएं, कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, किसी को नुकसान ना हो जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास उनको बढ़ाएं और उनसे फीडबैक लेते रहें, अच्छा लगा या नहीं, उनको अब मेडिटेशन करके कैसा लगा। सपोज कि ये 2 मिनट का मेडिटेशन कराया, किन्हीं क्षमता है कि नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते, 5 मिनट का ही कराया, उसी को मिताचार कहा गया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दे। तो इसके लिए एक और उपाय ये निकाला गया है कि ध्यान का अभ्यास जो है उसका अलग से सेशन ना करके, आपका जो यौगिक अभ्यास का जो आप पाठ नियोजन कर रहे हैं, उसी में ध्यान का सेशन लास्ट में थोड़ी देर रख लें, ये उसके साथ क्लब कर दे। तो उसके लिए कहा गया है कि ध्यान के अभ्यास से पहले 3 चीजें कर लें। खिंचाव युक्त आसन का अभ्यास कर लें, यानी स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास, तारासन, त्रियक तारासन, त्रिकोण आसन का अभ्यास कर लें। उसके बाद चाहे तो आप प्राणायाम, तालबद्ध श्वसन का अभ्यास कर लें, थोड़ा प्राणायाम करा दें, या आप यौगिक डीप ब्रीदिंग करा दें, और फिर शवासन जैसे शिथिलीकरण की क्रिया करा दें। इसको कराने के बाद आप मेडिटेशन पर आए। उस दिन चर्चा हो रही थी कि कोई लोग शुरू कराते हैं पहले शवासन में लिटाते हैं, उसके बाद शुरू कराते हैं। तो ध्यान में इसका इम्पोर्टेंस है कि जब ध्यान का अभ्यास करें तो आप पहले रिलैक्स करके उसके बाद मेडिटेशन पे आएंगे। तो यहाँ पर लेकिन योगाभ्यास की जो अध्यापन विद्या पुस्तक है उसमें 3 चीजें दी गई हैं। खिंचाव युक्त आसन आप कर लें, खिंचाव युक्त आसन के बाद प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग वाला श्वसन, प्राणायाम से मिलता जुलता जो श्वसन है उसको कर लें, उसके बाद शवासन जैसी शिथिलीकरण वाली क्रिया आप कर लें। ये 3 क्रिया के बाद आप मेडिटेशन को आराम से कराएं। उसके बाद कई बार सवाल ये उठते हैं, क्या किसी को प्रभावी ढंग से ध्यान सिखाया जा सकता है? तो सिंपल तो यही कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। अभी सपोज करो कि मैं पुंडिक जी को, या मैं सिमरन जी को, या मैं जानकी जी को, या अंकिता जी को, किन्हीं को मैंने या ब्रह्मा जी को मेडिटेशन सिखा रहा हूँ।
मैं मेडिटेशन नहीं देख पा रहा हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो जो बताएंगे मैं मुझे वही मानना पड़ेगा। अगर मैं आसन करा रहा हूँ तो आसन में मैं देख लूंगा कि उनकी परफेक्शन है या नहीं, वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें पोस्चर उनके बॉडी का ठीक है या नहीं। लेकिन ध्यान में हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि उनकी ध्यान की स्थिति कैसी है। हाँ, गुरु पता कर सकते हैं, जिनको आत्मदर्शन हो गया है वो तो सब कुछ देख लेते हैं अपने शिष्य में, वो जरूर देख करके बता सकते हैं। लेकिन आजकल समाज में कितने गुरु हैं जो योग का अभ्यास आपको कराते हैं? जो गुरु हैं वो तो फिर योग का अभ्यास समाज में घूम के ऐसे कराते नहीं है। तो इसीलिए ये सिंपल साधारण शब्द में कहा गया है कि योग को सिखाना, प्रभावी ढंग से सीखा या नहीं सीखा, इसको कहना, इसका जजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। दरअसल क्या है कि कम समय, शुरुआत में जब ध्यान करते हैं बहुत कम समय के लिए कहीं हमारा ध्यान कहीं रुकता है। लेकिन ध्यान किस पर डिपेंड करता है कि साधक की स्थिति क्या है, वो कहीं उसकी किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, अभी ध्यान करने आया हुआ है, उससे पहले क्या स्थिति थी उनकी, वातावरण जहां ध्यान कर रहे हैं वो क्या है, यार कल से एक दो दिन में उनके बिजनेस में क्या चल रहा है, उनके ऑफिस में क्या चल रहा है, और ध्यान के जो साधन है उन वो सारी बातें मिला करके ये डिपेंड करता है कि उनका ध्यान कितना प्रभावी हो रहा है। कई बार लोग बोलते नहीं है तो वो मन ही मन रखते, पूछे हाँ बहुत सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, तो वो छिपा जाते हैं। तो आप ये पता नहीं कर सकते कि ध्यान आपने ठीक से उनको कराया या नहीं कराया, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, बातचीत आपस में हो तो पता चलेगा। अब ध्यान को सिखाने की विधि में एक टीचर को किन बातों का और ख्याल रखना चाहिए, तो उसकी चर्चा करते हैं। कहा गया है कि ध्यान सिखाने के लिए मधुर स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मधुर स्वर का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान और अच्छा लगेगा। जहां पर आप चेतना को प्रेरित करना चाह रहे हैं, जिस जगह पर चेतना को ले जाना चाह रहे हैं, लगवाना चाह रहे हैं, वहां पर अच्छे से लगेगा। कर्कश आवाज, डांटते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बहुत मधुर स्वर में मेडिटेशन कराना चाहिए। जैसे शिवानी मैम कितना मधुर बोलती हैं, शिवानी मैम के बारे में जानते ही होंगे आप लोग सब लोग, ब्रह्म कुमारी से जो हैं, तो उनकी आवाज, बीके शिवानी। हाँ बहुत, बीके शिवानी मैम बहुत सरल और मधुर आवाज है उनकी, कितना सुंदर लगता है सुनते ही रह जाए। उसके बाद कहा गया इसकी मधुर स्वर के साथ साथ सरल क्रियाविधि से ध्यान कराना चाहिए, वातावरण वहां शांत होना चाहिए, तब एक अलग माहौल, उनके मानसिक माहौल, मन स्थिति ऐसी तैयार होती है। अब सरल क्रिया क्या है कि आप सपोज कीजिए जानकी जी को संस्कृत नहीं आते, हम संस्कृत में मेडिटेशन करा दें। जानकी जी को सपोज कीजिए, कुंडित जी को इंग्लिश नहीं आते, हम इंग्लिश में मेडिटेशन करा रहे हैं, और उनको ऐसी क्रिया करा रहे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम जिनसे वो पहले से अनभिज्ञ है, तो वो ऐसे नहीं कराना चाहिए। शब्द भी सरल हो, साधक के हिसाब से हो, और क्रिया भी सरल हो, जो उनकी स्थिति पहले के बैकग्राउंड को जानते हुए, पहले उनकी कितनी तैयारी मेडिटेशन में है, उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको घेरन संहिता में ध्यान के जो प्रकार बताए गए हैं, स्थूल ध्यान से लेकर के उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो स्थूल ध्यान, जो लोग सूक्ष्म ध्यान या ज्योति ध्यान की तरफ अचानक से नहीं बढ़ सकते, तो उसमें पहले स्थूल ध्यान कराते हैं। स्थूल ध्यान में भी उन्होंने 2 पार्ट किया हुआ है, तो कितना अच्छा स्थूल ध्यान उनका है घेरन संहिता में। किसी दिन हम लोग ध्यान की वो प्रोसेस देख लेंगे, कर लेंगे एक बार ध्यान घेरन संहिता वाला, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब कहते हैं साधक की मनोदशा को देखते हुए, उनकी शारीरिक स्थिति, मन की स्थिति को देखते हुए, उनकी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार ही समय का निर्धारण करना चाहिए कि गुलशन जी को 5 मिनट हम मेडिटेशन कराएं, या आनंद जी को 10 मिनट मेडिटेशन कराएं, या मदन जी को 15 मिनट मेडिटेशन की जरूरत है। ये एक योग टीचर को पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें पूरा पाठ विधि, पाठ नियोजन करना होगा। इसीलिए उचित यही है कि ध्यान को यौगिक अभ्यासों के साथ करना चाहिए, ना कि ध्यान की कक्षा अलग से हो। वैसे मेडिटेशन की कक्षा अलग से होती है, लेकिन सावधानी ये बरती जा रही है यहाँ पर कि आप ग्रुप में अभ्यास करा रहे हो, सबकी अलग अलग क्षमता है, इसीलिए आप ध्यान का अभ्यास यौगिक अभ्यासों के साथ कराना चाहिए। ये बेहतर होता है, अच्छा रिजल्ट इसका आता है कि उन्होंने थोड़ा योग का अभ्यास भी कर लिया है, आसन का भी अभ्यास कर लिया, थोड़ा प्राणायाम का भी अभ्यास कर लिया हुआ है, अब उनको थोड़ा सा ध्यान भी करा दिया,
तो इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। इसीलिए योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में ये कहा गया है कि ध्यान को यौगिक अभ्यासों के साथ कराना चाहिए, ना कि ध्यान की कक्षा अलग से हो, ताकि ध्यान अधिक प्रभावी और कम हानिकारक हो, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, हानि इसकी कम से कम। ध्यान रहे कि यौगिक यौगिक अभ्यासों में ध्यान का स्थान बाकी अभ्यासों से ऊंचा होता है, बेशक ऊंचा होता है। हम ध्यान हमारा अच्छा हो इसी के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और प्राणायाम हम लंबे समय तक बैठकर कर पाते हैं इसीलिए आसन का अभ्यास करते हैं। वैसे तो सारे यौगिक अभ्यास, जैसा पहले बात हुई, एक दूसरे का अनुपूरक है, एक दूसरे को हेल्प करता है, एक का अभ्यास दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, किसी का अभ्यास कम या ज्यादा योगदान हो सकता है, लेकिन महत्व सबका बना हुआ है। सारे यौगिक अभ्यासों का महत्व है, कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद कहते हैं स्थिर सुखद सिर, गर्दन और रीढ़ को सीधा रखकर नियमित लयबद्ध श्वसन करना ध्यान के लिए सहायक होता है। कहते हैं ना, ध्यान से पहले स्टमक ब्रीदिंग मतलब उदर श्वसन करा लेते हैं, फिर कहते हैं कि आप वक्ष श्वसन कर लें, फिर कहते हैं कि कंधा श्वसन करने, इसको क्लेविकल ब्रीदिंग कहते हैं, फिर तीनों को मिला करके यौगिक डीप ब्रीदिंग कहते हैं कि यौगिक श्वसन कर लें। इसको करने के बाद क्या होता है, आप ध्यान के लिए बहुत अच्छे से आपका शरीर और मन तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान के लिए सहायक तत्व में गिने जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि बाकी चीजों में भी आपको काम आता है, सिर्फ ध्यान की कक्षा में ही नहीं बाकी कक्षा में भी आपको काम आता है, वो है एक अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन। यानी कि आप छात्र का तो मूल्यांकन करते ही हैं, छात्र के मूल्यांकन से आपके खुद का भी मूल्यांकन होता है। ये ना सोचे कि हम टीचर हैं तो हमें सब कुछ आता है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है, टीचर को आता बहुत ज्यादा है लेकिन वो डिलीवर उतना अच्छा नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, और ये वो इसी अहंकार में रहते हैं कि मेरे पास तो ज्ञान सारा है, मैं तो पातंजल योग सूत्र के सारे सूत्र को एक साथ सुना सकता हूँ, मैं तो घेरन संहिता मुझे पूरा याद है। सवाल ये नहीं कि आपको कितना आता है, सवाल ये है कि आप स्टूडेंट को कितना समझा पा रहे हैं, स्टूडेंट आपकी बात को कितने अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो कहते हैं जब अध्यापक किसी क्रिया को रोज रोज एक ढंग से सिखाते हैं, एक ही तरीके से सिखा रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में वो अध्यापन रोचक नहीं रह जाता, अरोचक हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी होता है। और कहते हैं क्रियाओं में उचित परिवर्तन कर उसे सही तरीके से प्रस्तुत करें, कि जो आप क्रिया करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा किसी दिन चेंज कर दिया, किसी दिन और कुछ चेंज कर दिया, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका किसी दिन बदल दिया। अब जैसे सपोज कीजिए, उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रेन में जब मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन में तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें अल्फा तरंगे उत्पन्न होती ज्यादा और बीच बीच में थीटा तरंगे उत्पन्न होती है। ये हमने कहा और हमने स्लाइड आपके सामने दे दिया, उसमें लिखा हुआ आ गया। अब उसी को अगर हम दूसरे दिन पढ़ाएं या एक बार और पढ़ाएं और हम थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाएं, अब क्या चेंज करें, अब हमने आपके सामने ये स्लाइड रख दिया, हमने ऐसे ये हमने आज ग्राफिक्स बनाया, हमने आपके सामने ये रख दिया, और हम आपको कहते हैं ये देखिए मेडिटेशन की अवस्था है, ये ध्यानावस्था में एक व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से, और उनके ब्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है ध्यान की स्थिति में, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊंची अल्फा तरंगे पैदा हो रही हैं और दूसरा बीच बीच में थीटा तरंगे भी उठती हैं। तो ये जब आपके सामने अचानक से वो एक ही रास्ता वाला जो ग्राफिक्स आ रहा था आपके सामने लिखा हुआ, उससे थोड़ा हटके आ गया कि एक व्यक्ति बैठा भी है और उसका ब्रेन भी हमने खोल कर रख दिया, और उसमें अलग से एक व्हाइट पे हमें दो शब्द लिखे आए, अल्फा तरंगे बीच बीच में थीटा तरंगे, नीचे लिखा है ध्यानावस्था में वेव की क्या स्थिति होती है, तरंगों की क्या स्थिति होती है। तो ये आप जैसे हमने चेंज किया तो आप इसको ज्यादा कैच कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई में या सिखाने के दौरान या योग अभ्यास कोई भी करा रहे, बीच बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होने के साथ साथ अध्यापक को अपने तरीकों का खुद भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्लास के बाद स्वमूल्यांकन करना चाहिए कि आज जो हमने पढ़ाया क्या वो वाकई बहुत अच्छा रहा, क्या उसको छात्र बहुत अच्छा समझ पाए, ये खुद से सवाल करना चाहिए।
खुद से विचार करना चाहिए। तो उसको कैसे और जानने का क्या तरीका है, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया तो छात्रों में उत्साह बनेगा, छात्र को नींद नहीं आएगी, आप सवाल पूछेंगे जवाब भी देंगे, वो आपसे संवाद भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा आज जो हमने पाठ योजना तैयार की थी वो अच्छी थी, या आज लोग छात्रों को नींद आई थी तो इसमें कल हम कुछ चेंज कर लेंगे, इसमें ये ठीक तरीका आज का नहीं था। अब है कि इससे छात्र भी जब पढ़ाया जाता है तो उससे छात्र तो सीखता ही सीखता है, उसके साथ साथ टीचर का भी अधिगम होता है, टीचर भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है पढ़ाने से टीचर नहीं सीखते हैं, छात्र अपनी गलतियों में सुधार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये पता चले तो शिक्षक को बड़ी खुशी होती है, उनको लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पॉजिटिव वे में चलता जा रहा है। अब कहते हैं प्रगतिशील अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य में लगातार प्रयोग करना चाहिए और नियमित रूप से उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। सबका निचोड़ यहाँ दे रहा है, ताकि वह सक्रिय अध्यापक बनकर स्वयं और छात्रों को संतुष्ट कर पाए। तो आपका भी फायदा, दोनों तरफ का फायदा होगा। पाठ नियोजन के क्या क्या लाभ है इसको देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई किन्हीं को, कोई सवाल अब तक? बीच में भी कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं क्लास में। नो सर। ठीक है गुरुजी, एक अल्फा और थीटा ये समझा नहीं मैं थोड़ा। इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ब्रेन के अंदर अल्फा तरंगे पैदा होती हैं, ज्यादा ऊंची अल्फा तरंगे। वैसे ब्रेन में वेव्स तो चलती रहती है, लेकिन मेडिटेशन के दौरान अल्फा वेव्स का लेवल बढ़ जाता है, बाकी वेव्स की स्थिति कम होने लगती है। उसी बीच बीच में थीटा वेव्स भी बढ़ती घटती रहती है, मतलब थीटा वेव्स भी बीच बीच में आती रहती है। तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि मेडिटेशन के दौरान कौन से वेव ज्यादा होती है या कौन से वेव एक्टिव होती है। अल्फा वेव के कार्य भी अलग है, थीटा वेव के कार्य अलग है, वो हम लोग फिर पढ़ लेंगे जब हम उसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अल्फा वेव से क्या होता है, थीटा वेव से क्या होता है, बीटा से क्या होता है, वो हम लोग देख लेंगे उसमें डिटेल में। अब आते हैं पाठ नियोजन के लाभ। पाठ नियोजन के लाभ में कहा गया है कि जब आप पाठ नियोजन का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी 1 घंटे की कक्षा पहले से आपने सोचा हुआ है कि 10 मिनट इसमें लगाना है, 10 मिनट इसमें, 15 मिनट इसमें लगाएंगे, 5 मिनट हम डिस्कशन में कर लेंगे, 2-4 मिनट इसमें लगाएंगे। आपने जैसे ही पूरा सीक्वेंस बनाकर 1 घंटे का आप पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, आपने स्लाइड बनाया हुआ, आपने ग्राफिक्स बनाया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उसका बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कहते हैं इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में मदद मिलती है। जैसे कि आप टीचर हैं, आप आकर के बोर्ड पे अभी लिखाना आपने शुरू कर दिया, तो अभी आप लिखा रहे हो तो वो समय आपका पहले से, अगर आपकी स्लाइड तैयार है तो लिखने का समय आपका बोर्ड पर बच जाता है। क्या होता है, जब टीचर बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो स्टूडेंट उस दौरान कहीं और देखने लग जाते हैं, वो बातचीत करने लग जाते हैं, तो ये एक डिस्टर्बिंग चीजें हो जाती हैं, जो आजकल स्लाइड्स में ये समय भी हमारा बच जाता है और हम रोचकता बनाए रख सकते हैं। कहते हैं अध्यापक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, वो 4 चीजें लिख कर लाते हैं, 10 चीजें उनके दिमाग में होती हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो मार्ग विचलन से बच जाते हैं कि हमें इतना ही पढ़ाना है, पाठ नियोजन हम इतना ही करके आए हैं, हमें आज यही 10 सूत्र पढ़ाना है, 11वें सूत्र पर नहीं जाना है, या हम चर्चा नेट जेआरएफ को फोकस करके कर रहे हैं तो हम उससे इधर उधर नहीं जाएंगे। तो वो विचलन से, विचलन का मतलब फालतू की चीजें जो उसमें हो सकती हैं उससे बचता है। अगर कोई स्टूडेंट फालतू सवाल करके विचलित करने की कोशिश भी करे तो टीचर उनको वापस ला करके टू द पॉइंट रख सकते हैं। कहा गया अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में बनाए रखने में सहायता मिलती। उसके साथ साथ जब आप पाठ नियोजन यानी कि पहले से तैयारी करके आते हैं, स्लाइड्स बना के, ग्राफिक्स बना के, तो आपका समय तो बचता ही बचता है, साथ ही आपको अंतिम समय में लास्ट टाइम पे क्लास, अब 10 मिनट बचा हुआ क्लास का और हम जो है सामग्री ही अभी ढूंढ रहे हैं कि ये पढ़ाने वाला कहीं और मटेरियल मिल जाता, ये मटेरियल मिल जाता, तो उसके लिए हमें भागदौड़ करनी पड़ती है, मानसिक चिंता भी होने लगती है कि हम ठीक से पता नहीं आज पढ़ा पाएंगे कि नहीं, बच्चों को हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब आपने पहले से सारी सामग्री तैयार कर ली हुई है, आप निश्चिंत होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जाते हैं। अब यहाँ पर पाठ नियोजन के गुण देखते हैं और इससे संबंधित बहुत सवाल कई बार आया हुआ है, तो इसको
सब लोग 4 से 5 बार रिपीट कर जाइएगा। और क्या चीज है वो देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आया हुआ है। दरअसल क्या है, कहते हैं कि जब पाठ नियोजन आप बनाते हैं तो क्वेश्चन आता है आपको सीधा सिंपल, पाठ नियोजन क्लास से या कक्षा से कितनी देर पहले करना चाहिए। आपके 4 ऑप्शन देते हैं, बहुत पहले कर लेना चाहिए, 1 महीने पहले पाठ नियोजन कर लेना चाहिए, कक्षा के तुरंत पहले पाठ नियोजन करना चाहिए, या कक्षा से कुछ समय पूर्व करना चाहिए। आपको यही शब्द आता है, देखिए कुछ समय पूर्व। कुछ समय पूर्व को दिमाग में बिठा लीजिए। पाठ नियोजन मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तैयारी, 1 घंटे का पूरा फ्रेम जो है आपका वो बना हुआ, वो आप कुछ समय पूर्व। अब कुछ समय पूर्व का मतलब आधा 1 घंटा नहीं है, ये उसके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है, कुछ समय पूर्व ही दिया गया है। वो आप ये कह सकते हैं अगर शाम को क्लास लेनी है तो हमने सुबह तैयार कर लिया, तो वो ताजा ताजा दिमाग में बना हुआ है। अगर हमें कल सुबह क्लास लेनी है तो हम 1 दिन पहले शाम को हमने बना लिया। तो कुछ समय पूर्व का घंटों में भी ले सकते हैं, 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता तो नहीं लेंगे। अगर आप 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता पहले बनाया हुआ है तो कुछ समय पूर्व यानी कि कल क्लास लेनी है सुबह में, तो आज शाम को आपको उसको रिवीजन करना होगा, तो वो कुछ समय पूर्व की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो पाठ नियोजन कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। तो आपको एक शब्द लिखा हुआ है, 5 शब्द आपने सोचा है, इसको एक शब्द सामने दिखाएंगे और 10 लाइन इस पर बोलना है हमें, तो आपके दिमाग में रहता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, सब लोग दिमाग में बिठा लें क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे कहा गया पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए। जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और वो डिटेल में होना चाहिए। कोई छात्र क्वेश्चन पूछे तो तुरंत उनको हम जवाब दे दें और उनको समझ में आ जाए। वैयक्तिक भिन्नता का विचार करना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता के विचार से तात्पर्य है हर छात्र की क्षमता अलग अलग होती है क्लास में। हम एक ही व्यक्ति को ध्यान करके, ये नहीं पुंडिक जी बहुत तेज हैं तो पुंडिक जी को ध्यान करके हमने सारी क्लास की कक्षा को तैयार कर लिया और हम लेक्चर देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बाकी लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो किसी और बैकग्राउंड से हैं और उनको एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, तो उनको कैसे सरल भाषा में हमें सिखाना है, इसका विचार रखना चाहिए। पाठ योजना में और भी कई चीजों का ध्यान कहा गया है। पाठ के उद्देश्यों का कथन हो, जो हम जो पढ़ा रहे हैं पाठ नियोजन जैसे अभी, तो पाठ नियोजन की जरूरत क्यों है, इसके उद्देश्य को एक टीचर को बताना चाहिए छात्र को। उसके साथ साथ ही क्रियाओं और अनुभव जो भी है उसको क्रमबद्ध तरीके से उसकी जानकारी देनी चाहिए कि हम तारासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, पहले हम सम स्थिति में खड़े होंगे, दोनों पांव को मिला करके, फिर हम दोनों हाथ उठाएंगे क्रम 2 में, फिर हम दोनों उंगलियों को लॉक करेंगे दोनों हाथों की क्रम 3 में, फिर धीरे धीरे हाथ उठाएंगे क्रम 4 में। इस तरह से जो क्रमबद्ध क्रिया है अनुभव के आधार पर उसकी जानकारी होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री जो जो उसमें जरूरत हो उसकी भी सूची आपके पास होनी चाहिए और छात्रों को भी पता होना चाहिए कि छात्र अगर जो स्टूडेंट हैं वो टीचर बनने वाले हैं कल, तो उनको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी सूची होनी चाहिए, यानी कि आप उस समय भूल जाएं। यौगिक अभ्यास से जुड़ी क्रियाविधि का पूरा विवरण होना चाहिए और साथ ही साथ लास्ट में जो सारांश की चर्चा हम लोगों ने की थी कि अंत में अध्यापक द्वारा टीका टिप्पणी देने का प्रावधान हो, यानी कि सारांश टीचर बता दें, वो बहुत जरूरी है। आपने 45 मिनट का लेक्चर लिया, उस 45 मिनट के लेक्चर को 5 मिनट में टीचर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ये आपके पाठ योजना के अंतर्गत है, गुण है इसका। आप जब आगे कोई पाठ योजना बनाए इस तरह से बनाए। जिस अध्यापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वह समय, स्थान और सामग्री की दृष्टि से संभव हो। आप लेक्चर लेने जा रहे हैं और आपको पता चला लेक्चर के लिए आपने स्लाइड्स किया हुआ है और वहां पर आपको उतना समय ही नहीं मिला, या आपको वहां कोई स्लाइड्स को दिखाने के लिए कोई स्क्रीन नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो समय का, स्थान का, सामग्री की दृष्टि से उसी अध्यापन विधि का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके लिए सटीक हो। अब आप योग का अभ्यास कराने जा रहे हैं कि तारासन कराना है और आपके लिए हॉल नहीं है, आपके पास मैट नहीं है, आपके पास जो जमीन पार्क में बैठे हुए हैं उस पर घास नहीं अच्छी है, तो आप उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जगह, स्थान, सामग्री, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अध्यापन विधि का चुनाव करना चाहिए।
अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कुशलता होनी चाहिए। आपने जिस विधि को चुना है उस विधि का एक तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस विधि को खुद भी आपने अपनाया हुआ हो और उस विधि में आपकी कुशलता हो, तभी आप उस विधि से स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। 57 हो गए हैं। पहला सवाल आपके सामने है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन इस पे आते हैं, सवाल पूछते हैं। किन्हीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? सर जो अभी क्वेश्चन है सामने, इसमें अगर 6 और 7 अलग अलग दिए रखेंगे तो क्या करेंगे? या तो 20 से 30 मिनट होगा या 6 से 7। अगर 20 मिनट है तो 6 घंटा कर लीजिएगा, 30 मिनट है 7 घंटा। वैसे इतना कंफ्यूजिंग नहीं देगा, इस पुस्तक के हिसाब से ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही पूछा जाएगा। ठीक है जानकी जी। और अगर ठीक है 6 और 7 अलग अलग दिया तो 20 मिनट और 30 मिनट वाला भी कुछ ना कुछ ऊपर भी क्वेश्चन में भी कुछ अलग देगा, अगर ऑप्शन चेंज करेगा तो। और उसमें कई बार ये भी हो ओके सकता है, अगर आपको 6 घंटा दे दिया तो बाकी ऑप्शंस आपको या तो बहुत कम देगा या बहुत बढ़ा कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा हमें टिक लगाना है। पहला सवाल। हाँ, मतलब 20 सर 6 घंटे की नींद दूर हो जाती है 20 मिनट में ना सर, मतलब ऐसे करेंगे तो फिर। हाँ, ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। 30-7 के लिए होगा ना सर? हाँ, 30-7 के लिए होगा। और अगर एक साथ दे दिया तो 6 से 7 दे देगा। और अगर अलग अलग देगा, आप जान लीजिए दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन जो होगा ना, वो ऑप्शंस में घंटा बहुत उस हिसाब से देगा, आपको पता चल जाएगा। बस क्लास बेटा 5 मिनट में खत्म। तो इसमें सब लोगों ने कहा है पहला ऑप्शन 6 से 7 घंटे की नींद। सब लोगों ने जवाब दे दिया था या अब बाकी है? दीजिए जवाब दीजिए, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। क्लास में मौजूद हैं 30 लोग, जवाब सिर्फ 6-7 लोगों का ही आया है। जानकी जी, अनूप जी बहुत बढ़िया, संजय जी, शुभ्रा जी, मीना जी, कुंडिक जी, रंजना जी, पुष्पा जी, सिमरन जी, आनंद जी, बंटी जी। 6 से 4 बंटी जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई नहीं। रेखा जी बहुत अच्छा, चेतन जी, मदन जी, सब लोगों ने कहा 6 से 7, क्योंकि देखिए सवाल पूछा जाता है इसीलिए थोड़ा सा समय देते हैं। अगला सवाल आपके पास है, ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? इसको नीचे कर देता हूं तो एक साथ आ जाएगा। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, आधा क्वेश्चन पे कोई जवाब मत दीजिएगा प्लीज। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति बढ़ती है, श्वसन की गति कम होती है। कूट दिया हुआ है। रेखा जी नो क्यों कह रहे थे आप? अच्छा, आपने पहला ऑप्शन देख के सिर्फ बोला था, ठीक है। जानकी जी ने कहा 2-4, मीना जी ने 2-4, संजय जी ने 2-4, अंकिता जी, पुंडिक जी 2-4, भारती माली जी 2-4, अनूप जी 2-4, रंजना जी 2-4, ब्रह्मा जी, यानी सब लोग, राधिका जी, सुब्रा पटेल जी, आनंद जी, नंदिता जी, सिमरन जी, रेखा जी, सुरेश जी, चेतन जी, जानकी जी, बंटी जी, उमेश जी, तुषार जी, पुष्पा जी, रेखा रानी। ठीक है, सब लोगों ने कहा कि 2 और 4, यानी कि हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति कम होती है। अब है अगला हमारा, ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है? जवाब देते जा रहे हैं और इसी में से रेखा जी आप माइक खोल के बताइए कौन सा होगा। प्राणानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चेतन जी? सर कौन सा होगा? सेकंड वाला सर, क्या नाम है? पाराकुंभनी तंत्रिका तंत्र। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेव निकलती है? 1-4, अल्फा थीटा, रंजना जी, सिमरन जी, और कौन कौन लोगों ने? सबसे पहले किनका जवाब था? मदन जी का 1-4।
संजय जी का HR, अल्फा थीटा सुब्रा जी, जानकी भदौरिया जी, अनूप जी, तुषार जी, पुष्पलता जी, आप माइक खोल कर बोलिए। जी और कभी थीटा जी वेव वो फर्स्ट एंड वन कभी कभी थीटा वेव। ठीक है। उमेश जी, बंटी जी, हाँ राधिका जी, बहुत बढ़िया। AT बहुत अच्छा, शॉर्ट नहीं। ध्यान की विधि में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता? इस पर समय लीजिए, इस पर मैं ज्यादा समय दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको और फिर कूट पर बताइएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए। स्क्रीन ठीक से दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है सब लोगों को। इसमें पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आंसर दे पाएंगे आप। देखते हैं इसमें किसका सही आता है। चेतन जी ने कहा 1 और 2, कुलदीप जी ने कहा 3 और 4, सॉरी सर। जानकी जी ने कहा 1 और 3, आनंद जी ने कहा 3 और 4। अच्छा, ये बड़ा बताइए, इसमें कितना कंफ्यूजन हुआ? तो पहले तो सर इसमें हमें तो 2 और 4 सही लग रहा है सर। अच्छा देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता? लागू नहीं सर ये और सॉरी। 2 होगा सर। यानी कि जो गलत है वो वाला सही होगा, जो गलत है वो सही होगा। तो गलत कौन सा है? अधिक समय अभ्यास से अधिक लाभ, ये मेडिटेशन में है, ओके। ये गलत है। सबको 20 से 30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये तो सही है। तो 1 और 2 कैसे होगा? एक तो है, एक वाला तो है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। सबको 20 से 30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, तो सही बताया गया है ऐसा ध्यान में। तीसरा देख लेते हैं, यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए, ऐसा है क्या? यौगिक अभ्यास ध्यान से नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यौगिक अभ्यास खिंचाव युक्त आसन श्वसन के साथ करना लाभदायक होता है, ये भी लाभदायक होता है। बताइए क्या है, फर्स्ट कौन सा और सिद्धांत थर्ड। लागू? पहला और तीसरा सही आंसर होगा। पहला तीसरा किन किन का था? जानकी जी का था, अंकिता जी का था, संजय जी का था, सुरेश जी का था, भारती माली जी का था, ब्रह्मा जी का था, मदन जी का था, रंजना जी का था, नंदिता जी, राधिका जी। पुंडिक जी बताइए, क्लियर हुआ? अब जिनका इनका क्लियर नहीं हुआ उनको पहले क्लियर करते हैं। जी सर अभी सर क्लियर 20 हुआ। से 30 मिनट तक का अभ्यास नहीं करना, ये भी बराबर है ना सर? देखिए कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है, नहीं शब्द है ना, नहीं ये 20 या सिद्धांत 30 लागू मिनट होता है। को। यौगिक अभ्यास का जो है, यौगिक अभ्यास का ध्यान से शुरू करना चाहिए, लागू होगा क्या? नहीं होगा ना। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ होगा, ये लागू होगा क्या? नहीं होगा ना। ये सॉरी क्या है, लागू नहीं होता है, ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। ये तो लागू होता है, दूसरा लागू होता है, चौथा लागू होता है। तो पहला और तीसरा सही है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन और भी है, इसको कल देख लेंगे क्योंकि अभी लेट हो गए हैं, सूर्यकांत सर आ गए हैं। क्वेश्चन और कल देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये सवाल था, और इसी तरह का सवाल आता है और इसी में हम कंफ्यूज होते हैं।